नमस्कार साथियों, निर्माण करियर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम करंट अफेयर्स की सीरीज को देख रहे थे। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे आज हम जो आपके आगामी आने वाली जो परीक्षा हैं उन सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम सुविचार से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, परंतु हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सबकी प्रिपरेशन एक अनुशासनहीनता के साथ जोश और उत्साह से जो आगामी आने वाली भर्ती परीक्षा है उनके लिए बड़े और सुंदर तरीके से चल रही होगी। तो आज को महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप सभी पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। जो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लगे उसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि एग्जाम के अंदर आप उसको रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। पहला ऑप्शन एमएल लाठर, दूसरा कैलाश चंद्र मीणा, तीसरा मनोज सोनी और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आपको बताना है कि प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं। जब हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, जब हम बात करें मुख्य सूचना आयुक्त की, तो इनकी स्थापना अप्रैल 2006 के अंदर हुई थी। इनकी जो स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना अप्रैल 2006 के अंदर हुई। इनकी जो स्थापना है वो अप्रैल 2006 में हुई। तो हाल वर्तमान के अंदर अभी नए मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया और ये कौन करता है इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो इनकी जो नियुक्ति होती है मुख्य सूचना आयुक्त के अंदर, मुख्य सूचना आयुक्त के अंदर हम देखेंगे कि इनके अंदर एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है, प्लस अन्य सूचना आयुक्त, अन्य सूचना आयुक्त। तो दोस्तों, इनकी जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? इनकी जो नियुक्ति है वो हमारे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा दोस्तों? नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी आपको पता है हमारे राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे, तो हमारे राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त प्लस अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और दोस्तों, इनकी बात करें तो इनका कार्यकाल कितना रहता है? जब इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल, इनके कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो गई हो, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो हम बात कर रहे थे राजस्थान के नए मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया। अभी वर्तमान के अंदर नए मुख्य सूचना आयुक्त को नियुक्त किया गया जो कि पूर्व के अंदर आईपीएस ऑफिसर थे। पूर्व आईपीएस ऑफिसर, पूर्व आईपीएस ऑफिसर एमएल लाठर साहब। कौन है दोस्तों? पूर्व एमएल लाठर यानी कि मोहनलाल लाठर, मोहनलाल लाठर। इनको नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया। यह नियुक्ति हमारे राज्यपाल के द्वारा की गई। और दो अन्य जो सूचना आयुक्त हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं कि उनका नाम क्या क्या है। जो अन्य सूचना आयुक्त है उनका नाम क्या क्या है? सुरेश चंद्र गुप्ता। पहली बात करें तो वो है सुरेश चंद्र गुप्ता।
सुरेश चंद गुप्ता। जब अगली बात करें तो टीकाराम, क्या नाम है दोस्तों? टीकाराम शर्मा। टीकाराम शर्मा। और अन्य सूचना आयुक्त के अंदर एक और नाम आता है दोस्तों, उनका नाम है हमारे महेंद्र कुमार पारख। महेंद्र कुमार पारख। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इनका कार्यकाल कितना होता है। अभी वर्तमान के अंदर जो पूर्व आईपीएस ऑफिसर थे एमएल लाठर साहब, उनको मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया और ये नियुक्ति कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल जो है वो कितने वर्ष का रहता है? 3 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो गई हो। और जो अन्य सूचना आयुक्त हैं, ये जो अन्य सूचना आयुक्त हैं उनके ये नाम है आपके सामने। जब कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जावे तो आपको पता होना चाहिए, ये नाम आप नोट डाउन करके नोट लग दीजिए ताकि एग्जाम के अंदर इसको रिवाइज कर सके। क्लियर है दोस्तों? तो इसके बारे में क्या आंसर होगा? एमएल लाठर। जब बात करें हम कैलाश चंद्र मीणा की, इनको आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। आरपीएससी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और जब बात करें मनोज सोनी की, तो मनोज सोनी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने यूपीएससी के पूर्व क्या थे? चेयरपर्सन थे। यूपीएससी के पूर्व अध्यक्ष के रूप में ये कार्यरत थे। इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। क्लियर है दोस्तों? तो ये बातें आपको जानकारी होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र कहां बनेगा? देश का दूसरा और प्रदेश का पहला चीता सफारी केंद्र कहां बनेगा? आपके सामने ऑप्शन है जवाई, गांधी सागर, जालाना, कुंभलगढ़। जवाई, गांधी सागर, जालाना और कुंभलगढ़, ये ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं दोस्तों। तो गांधी सागर की बात करें हम, गांधी सागर जो अभ्यारण्य है उनकी बात करें, अभ्यारण्य उनकी बात करें तो ये जो है, ये हमारे जो रावत भाटा है उसका वन क्षेत्र और साथ ही साथ मुकुंदरा नेशनल पार्क की सीमा से लगती है। इसकी सीमा जो है, इसकी जो सीमा है वो कहां कहां मिलती है? रावत भाटा वन क्षेत्र, रावत भाटा वन क्षेत्र व मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क, मुकुंदरा नेशनल पार्क। तो बात करें पहला चीता सफारी केंद्र कहां बनेगा? तो गांधी सागर अभ्यारण्य के अंदर वो बनेगा। और गांधी सागर अभ्यारण्य की बात करें, इसकी सीमा कहां कहां लगती है? रावत भाटा वन क्षेत्र और मुकुंदरा नेशनल पार्क। अब आगे और बात करें तो दोस्तों, अफ्रीका से 5 चीते यहां पर लाए जा रहे हैं। अफ्रीका से 5 चीते लाए जाने की यहां पर योजना है। अब गांधी सागर की बात करी तो हमने गांधी सागर के अंदर अफ्रीका से 5 चीते लाए जाने की योजना यहां पे बनी हुई है। और दोस्तों आगे की बात करें तो इसके अंदर प्रदेश का पहला चीता सफारी पार्क बनेगा। ये क्या बनेगा? प्रदेश का पहला चीता सफारी पार्क बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रदेश का पहला चीता सफारी पार्क बनेगा। जब हम बात करें गांधी सागर की, तो इसके अंदर गांधी सागर अभ्यारण्य और बेंसरोडगढ़, जब बात करें गांधी सागर, साथ ही साथ बेंसरोडगढ़, गांधी सागर, साथ ही साथ और बेंसरोडगढ़ और चंबल सेंचुरी, और चंबल सेंचुरी को कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए, और क्या है दोस्तों? चंबल सेंचुरी, चंबल सेंचुरी
इसको कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए, कूनो नेशनल पार्क, इससे जोड़ते हुए, कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए हमारे राजस्थान के अंदर कूनो नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर आता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे जोड़ते हुए हमारे राजस्थान के अंदर चीता विचरण कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? चीता विचरण कॉरिडोर। चीता विचरण कॉरिडोर यहां पर बनाया जाएगा। तो ये कुछ बातें आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो हम बात करें इसकी, तो सफारी पार्क, पहला सफारी चीता सफारी पार्क और देश का दूसरा, प्रदेश का पहला और देश का दूसरा कहां बनेगा हमारे दोस्तों? गांधी सागर अभ्यारण्य। इसकी सीमा रावतबाटा वन क्षेत्र व मुकुंदरा नेशनल पार्क से लगती है। और साथ ही साथ हमने बात करी यहां पर अफ्रीका से 5 चीते को लाया जाएगा और यह प्रदेश का पहला चीता सफारी पार्क बनेगा। और आगे बात करें तो गांधी सागर अभ्यारण्य भैंसरोडगढ़ प्लस चंबल सेंचुरी को मिलाकर कूनो नेशनल पार्क से जोड़ते हुए हमारे राजस्थान के अंदर चीता विचरण कॉरिडोर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? चीता विचरण कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो ये बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है ताकि एग्जाम के अंदर जब भी कोई क्वेश्चन आवे तो आप इसके लिए सही मार्क करोगे। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? आप सभी के सामने 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो हम बात करते हैं चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर। देश का सबसे बड़ा, दोस्तों मार्क द वर्ड, देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है? तो आपके सामने ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और उदयपुर। तो हम बात करें तो छोटी सरवन पंचायत समिति, छोटी सरवन पंचायत समिति, छोटी सरवन पंचायत समिति जो कि बांसवाड़ा के अंदर आती है। कहां आती है दोस्तों? बांसवाड़ा के अंदर है। वहां पर 2800 मेगावाट, कितने मेगावाट दोस्तों? 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की यहां पर बात कही जा रही है। तो दोस्तों हमने क्या कहा? यहां पर देश का दूसरा सबसे बड़ा। तो हम बात करते हैं देश का सबसे बड़ा कहां पर है? देश का सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा की बात करें तो यहां पर कूडनकुलम का आपने नाम सुना होगा। कूडनकुलम, कूडनकुलम जो कि तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। वहां पर देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रखा है। और जब बात करें तो हमारे बांसवाड़ा के अंदर, राजस्थान के बांसवाड़ा के अंदर छोटी सरपंच पंचायत समिति के अंदर 2800 मेगावाट, कितने मेगावाट का? 2800 मेगावाट का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की बात यहां पे कही गई है। और इससे पूर्व रावतबाटा में भी इसका केंद्र बनाया गया था। कहां पे दोस्तों? जब आगे बात करें तो रावतबाटा के अंदर यहां पे परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था। क्या किया गया था? परमाणु ऊर्जा केंद्र यहां पर भी परमाणु ऊर्जा केंद्र को स्थापित किया गया था। और जब आगे बात करें दोस्तों माही ऊर्जा संयंत्र, यानी कि जब बांसवाड़ा की बात करें
और माही की बात ना करें तो बात ही नहीं होती है दोस्तों। तो बांसवाड़ा के माही के अंदर माही ऊर्जा संयंत्र, माही ऊर्जा संयंत्र, माही ऊर्जा संयंत्र। अब इसके अंदर जो न्यूक्लियर रिएक्टर है दोस्तों, जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो किस पर आधारित है? भारी पानी पर आधारित है। भारी पानी पर आधारित परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर है। किस पर रिएक्टर है? तो परमाणु रिएक्टर जो है, तो परमाणु रिएक्टर जो है वो किस पर आधारित है दोस्तों? भारी पानी पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारी पानी पर आधारित है। क्लियर? और जब आगे बात करें दोस्तों, इसके बाद जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित परियोजना है, तो ये बातें आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां बनाया जा रहा है। छोटी सरवन पंचायत समिति जो कि बांसवाड़ा के अंदर है दोस्तों। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर है, जहां पर 2800 मेगावाट परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। 2800 मेगावाट क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। और देश का सबसे बड़ा की बात करो तो तमिलनाडु के कुडंकुलम के अंदर है। तमिलनाडु के कुडंकुलम के अंदर देश का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। जब आगे बात करें, रावतभाटा के अंदर परमाणु ऊर्जा केंद्र क्यों स्थापित किया गया है? इसकी रावतभाटा के अंदर जब माही ऊर्जा संयंत्र की बात करो तो वहां पर परमाणु रिएक्टर है जो कि भारी पानी पर आधारित है। तो ये बातें आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस अभियान का शुभारंभ किया गया? जब बात आती है आयुष्मान भारत की तो आपको देखते ही क्लिक कर देना चाहिए कि आयुष्मान किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? चिकित्सा से संबंधित है। तो यहां पे बात कहीं ना कहीं चिकित्सा से संबंधित ही होगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत किस अभियान का शुभारंभ किया गया? 4 ऑप्शन। आभा, सेकंड विश्वकर्मा कामगार योजना, तीसरा अंबेडकर विशेष रोजगार योजना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। जब हम बात करें आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की तो यहां पर चिकित्सा विभाग की ओर से, हमारा जो चिकित्सा विभाग की ओर से कौन सा विभाग आ जाएगा? यहां पर चिकित्सा विभाग आ जाएगा। जब हम बात किसकी कर रहे हैं? आयुष्मान की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, तब कौन सा विभाग काम होगा? चिकित्सा विभाग। यहां पर 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक, कब तक दोस्तों? 1 जुलाई से लेकर 31 अगस्त तक यहां पर एक कार्ड को बनाया जाएगा। प्रदेश में आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? प्रदेश के अंदर आभा आईडी बनाओ अभियान, आभा आईडी बनाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से हम बात करते हैं आभा के अंदर क्या क्या काम होता है। तो हम बात करते हैं आभा के बारे में। अब आभा की बात करें तो आभा का फुल फॉर्म आप सभी को पता होना चाहिए, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है दोस्तों? जब आभा की बात करें तो आभा के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? आयुष्मान। कभी आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि आभा का फुल फॉर्म, तो उसका फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है दोस्तों? आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है आभा का। तो आभा के तहत, यानी कि ये 14 अंकों की डिजिटल आईडी है। क्या है दोस्तों? यह 14 अंकों की एक डिजिटल आईडी बनाई जाएगी,
डिजिटल आईडी, या आभा जो आईडी है 14 अंकों की क्या है, डिजिटल आईडी है, जिसके माध्यम से, इसकी सहायता से आमजन को सुगम और सरल तरीके से अपनी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उसके माध्यम से जो पुराने और रिकॉर्ड सुरक्षित एवं डिजिटल रूप से अपने जो स्वास्थ्य के प्रदाता हैं उनको साझा कर सकेंगे। यानी कि जो हमारे मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं उसको सुरक्षित तरीके से जो स्वास्थ्य के प्रदाता हैं जिनको हमको रिपोर्ट्स बतानी है उनको एक सही तरीके से हम उनसे साझा कर सकते हैं हमारी रिपोर्ट्स के माध्यम से। किसके, कौन सी आईडी के माध्यम से, आभा आईडी के माध्यम से। यानी कि आपकी जितने भी मेडिकल रिपोर्ट्स है, पुरानी जो हिस्ट्री है, मेडिकल की हिस्ट्री, आप सभी कहां पर अपलोड कर दोगे, आभा आईडी के ऊपर, जिसके तहत जब भी हम कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है तो उनको पुरानी हिस्ट्री बतानी होती है, तो पुरानी हिस्ट्री के लिए आप आभा आईडी के ऊपर सभी हिस्ट्री आप देख सकते हो, अपनी मेडिकल हिस्ट्री यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके तहत हमारी जो निजी और सरकारी जो जांच केंद्र हैं, जहां पे हमारी सारी जांचें होती है, जांच केंद्र है जहां पे सब मेडिकल डायग्नोसिस होता है, जो सरकारी और निजी जो जांच केंद्र है वहां पर एबीडीएम कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम, क्या है दोस्तों, एबीडीएम कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हमारी जितनी भी सरकारी और प्राइवेट लैब्स हैं जहां पर हम हमारे मेडिकल डायग्नोसिस करवाते हैं, उन सभी लैबों को एबीडीएम कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से जोड़ा जाएगा, के माध्यम से जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों आपको इसके बारे में ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आभा का फुल फॉर्म क्या होता है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये 14 अंकों की क्या है, डिजिटल आईडी है, जिसके माध्यम से सुगम और सरल रूप से किसी भी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को अपने पुराने रिकॉर्ड सुरक्षित और सही तरीके से वहां पर आप साझा कर सकते हो, और जिसके माध्यम से निजी और प्राइवेट जांच केंद्र जो भी होंगे उनको एबीडीएम कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत आप मरीज कहीं भी इलाज कराए उसको मेडिकल हिस्ट्री उसके अलावा अकाउंट पर मिल जाएगी। इंसान अगर आज मैं उदयपुर के अंदर अपना इलाज करवाता हूं तो मैं मेडिकल रिपोर्ट्स उदयपुर से लेकर कहीं मेरे को दूसरी जगह इलाज करवाना है अहमदाबाद के अंदर, तो मुझे अहमदाबाद उस रिपोर्ट्स को ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरी की सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो कहां पर होगी, आभा आईडी पर होगी। कहां पर होगी दोस्तों, आभा आईडी पर होगी। तो मैं जाकर वहां लॉगिन कर सकता हूं और मैं सारी रिपोर्ट्स उन डॉक्टर को बता सकता हूं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि दोस्तों कौन सी आईडी है, आभा आईडी। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने अंकों की है, ये 14 अंकों की है। इसके माध्यम से कौन सी टेक्नोलॉजी को लैब मैनेजमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा, एबीडीएम कंप्लांट लैब मैनेजमेंट सिस्टम। ये कहां पर यूज हुई है, आभा आईडी के तहत। तो दोस्तों आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये चिकित्सा विभाग के तहत आता है। 1 जुलाई से 31 अगस्त तक इसके आभा आईडी बनाओ अभियान। तो दोस्तों हम बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, ए आभा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसरो द्वारा देश के 22 शीर्ष मीथेन हॉटस्पॉट में राजस्थान के कितने स्थान को शामिल किया गया। इसरो द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आपको इसका इसरो का फुल फॉर्म ध्यान होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जब बात करें इसरो की, इसरो हमारे भारत की स्पेस एजेंसी है। भारत की क्या है, स्पेस एजेंसी है। जब अमेरिका के स्पेस एजेंसी की बात करोगे तो क्या है, नासा। क्या है दोस्तों, NASA, नासा, नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसरो ने क्या करा, एक अध्ययन करा जिसके माध्यम से
जो लैंडफिल स्थल है कितने हैं दोस्तों? इसरो ने एक अध्ययन करा, इसके माध्यम से राजस्थान के तो 4 लैंडफिल स्थल को खोजा गया। 4 लैंडफिल स्थल, 4 लैंडफिल स्थल यानी कि लैंडफिल स्थान, जो कि 22 मीथेन हॉटस्पॉट में पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? तो 22 मीथेन हॉटस्पॉट के अंदर ये पाए गए हैं। और वो 4 जो है लैंडफिल स्थल हमारे राजस्थान के कौन कौन से हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वो 4 लैंडफिल स्थल जो 22 मीथेन हॉटस्पॉट के अंदर पाए गए हैं। तो 4 लैंडफिल स्थल राजस्थान के अंदर कौन कौन से हैं देखते हैं दोस्तों। पहला जो है बाड़मेर, पहला क्या है? बाड़मेर। दूसरा बात करेंगे, दूसरा है हमारा जैसलमेर, क्या है? जैसलमेर। तीसरी बात करें दोस्तों, तीसरी बात करें तारानगर, क्या है? तारानगर। और चौथी बात करें, चौथी बात है चिड़ावा, क्या है दोस्तों? चिड़ावा। ये 4 आपके सामने स्थल लिखे हुए हैं, स्थान लिखे हुए हैं। ये 4 स्थान जो है इसरो द्वारा अध्ययन किया गया और लैंडफिल स्थल को 22 मीथेन हॉटस्पॉट के अंदर पाया गया। इन 4 जो लैंडफिल स्थल है, स्थान है, उनको देश के अंदर जो 22 मीथेन हॉटस्पॉट है, क्या है दोस्तों? मीथेन। आप सभी को पता है मीथेन एक हार्मफुल गैस है, जो हमारे कचरे के ढेर होते हैं वो जमा होते हैं और उसके माध्यम से मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जिसके माध्यम से हमारे जो तापमान है वो इसके अंदर बढ़ोतरी होती है, मौसम में परिवर्तन होता है, तापमान में बढ़ोतरी होती है। मीथेन हमारे लिए एक हार्मफुल गैस है। क्लियर है? तो हम बात करें इसके माध्यम से ये पाए गए। तो बाड़मेर की बात करो तो ONGABH, क्या है दोस्तों? ONGABH, ONGABH यानी कि इसकी साइट की बात करो तो इसकी साइट कौन सी है बाड़मेर के अंदर? ONGABH। जब जैसलमेर की बात करो तो जैसलमेर के अंदर ONGGGS, क्या है दोस्तों? ONGGGS। अब जब बात करो तारानगर की, तारानगर के अंदर बात करोगे तो दोस्तों SW भूतिया, क्या है? SW भूतिया, SW भूतिया। जब बात करें हम चिड़ावा की तो चिड़ावा के अंदर क्या है दोस्तों? SW डंप, SW डंप, SW डंप। ये इनकी क्या है दोस्तों? साइट है, ये इनकी साइट है, इसके वहां पे उत्सर्जन होता है। तो ONGABH फैसिलिटी बंदा तलवा, जहां पर सबसे बड़ा उत्सर्जन होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा उत्सर्जन होता है। जब हम बात करें उत्सर्जन की तो सबसे सर्वाधिक उत्सर्जन कहां पर होता है? बाड़मेर के अंदर ONGABH साइट फैसिलिटी है, जहां पर सबसे बड़ा उत्सर्जन होता है। क्लियर है दोस्तों? तो उत्सर्जन की बात करें तो यहां पर 1476 किलोग्राम पर आवर, 1476 किलोग्राम पर आवर, यानी कि प्रति 1 घंटे के अंदर 1476 किलोग्राम मीथेन का यहां पर उत्सर्जन होता है। तो दोस्तों देखिएगा कितना ज्यादा हार्मफुल होगा, उसके लिए कितना ज्यादा घातक होता होगा। जब दूसरी बात करें हम जैसलमेर की तो यहां पे 932 किलोग्राम, यहां पर 932 किलोग्राम 1 घंटे के अंदर 932 किलोग्राम मीथेन का यहां पर क्या होता है? उत्सर्जन होता है। जब हम आगे बात करें यहां पर तारानगर और चिड़ावा की तो इन दोनों जगहों पर 589 किलोग्राम पर आवर, यानी कि हर 1 घंटे के अंदर 589 जो हमारी मीथेन गैस है उसका उत्सर्जन होता है। तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये 4 साइटें कौन सी है, और हम जब बात करी इसरो की और लैंडफिल स्थान की तो इनके बारे में हमारा उत्तर जो होगा 4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की बॉटनिकल लेबोरेटरी हर्बेरियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? यानी कि हमारे कौन से विश्वविद्यालय की बॉटनिकल लेबोरेटरी, कौन से विश्वविद्यालय की बॉटनिकल लेबोरेटरी को हर्बेरियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? पहला ऑप्शन राजस्थान विश्वविद्यालय, दूसरा राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, तीसरा राजपूताना विश्वविद्यालय, चौथा ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। तो आपको इसके अंदर बताना है कि कौन से विश्वविद्यालय को हमारी बॉटनिकल लेबोरेटरी हर्बेरियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। तो हम बात करें, इसका उत्तर होगा राजस्थान विश्वविद्यालय। क्या होगा? राजस्थान विश्वविद्यालय। जब राजस्थान विश्वविद्यालय की बात करोगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1963 के अंदर। कब हुई थी दोस्तों? 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और आपने नाम सुना होगा इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस। क्या दोस्तों? इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस का नाम सुना होगा। इंटरनेशनल बॉटनिकल जब हम कांग्रेस की बात करते हैं, इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की हम जब बात करते हैं तो इसकी ओर से संस्थागत सदस्य के रूप में विशेष मान्यता दी गई। इसकी ओर से संस्थागत सदस्य के रूप में इसको विशेष मान्यता दी गई है। तो आप ध्यान रखना, किसकी ओर से संस्थागत सदस्य के रूप में विशेष मान्यता दी गई? तो इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की ओर से इसको संस्थागत सदस्य की ओर से विशेष मान्यता दी गई है। तो बॉटनिकल लेबोरेटरी हर्बेरियम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान कहां मिली है दोस्तों? तो राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर इसको विशेष पहचान मिली है। चलते हैं आगे। मुख्यमंत्री ने किस विधानसभा के विधायक सेवा केंद्र, किसकी बात कर रहा है? विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया? के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है? हनुमानगढ़, उदयपुर, श्रीगंगानगर, सिरोही। हनुमानगढ़, उदयपुर, श्रीगंगानगर और सिरोही। चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। तो आपको बताना है कि किसके विधायक ने विधायक सेवा केंद्र के डिजिटल ऐप का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों हमारा इसका उत्तर क्या है? श्रीगंगानगर। यहां पर जो विधायक जी हैं उन्होंने उनके संसदीय क्षेत्र या फिर जहां से वो जीतकर आते हैं, जो विधायी क्षेत्र जो भी है, उनका क्षेत्र जो है वहां के लोगों को और प्रदेश के क्षेत्र के लोगों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, उनकी शिकायत करने के लिए और समस्याओं से रूबरू करवा सकेंगे, इस ऐप का लॉन्च किया है। ताकि उस ऐप के ऊपर जो ऐप है विधायक सेवा केंद्र की जो डिजिटल ऐप है, वहां पर प्रदेश के लोग और हमारे उस क्षेत्र के लोग उसके ऊपर शिकायत कर सकेंगे, ताकि वहां से जो गवर्नेंस है वो बेटर तरीके से काम हो सकता है। एक अच्छा गवर्नेंस मॉडल वहां पे स्थापित हो सकता है, ताकि सभी लोग जो शिकायत है उसके ऊपर जल्दी सॉल्यूशन करना मिल जाएगा। और जो प्रदेश के लोग हैं वो भी वहां के ऊपर अगर कुछ नोट डाउन करते हैं तो वहां पे शिकायत कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी ऐप है यहाँ पे हमारी? विधायक सेवा केंद्र कहां पे हुई थी? श्रीगंगानगर के अंदर। और इसका किसने किया उद्घाटन? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार ने प्रदेश के ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के रख रखाव और संचालन की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी है? यानी कि प्रदेश के अंदर जो ITI हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं के रख रखाव व संचालन की जिम्मेदारी किस संस्थान को दी है? पहला ऑप्शन टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड, दूसरा रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तीसरा अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसके अंदर क्या उत्तर होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा इसका जो उत्तर होगा टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। क्या होगा दोस्तों? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करो, अब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करेंगे, जब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करें तो टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड यहां पर कम से कम यहां पर 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली। कितना दोस्तों? 11,000 करोड़ रुपए का यहां पर
निवेश करेगी। 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी हमारी राजस्थान सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंदर एमओयू हुआ है। इन दोनों का साथ में एमओयू हुआ है। किसका? प्रदेश के जो उद्योग हैं उसमें स्किल्ड कर्मचारी को तैयार करने के लिए यहाँ पर राजस्थान सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी के साथ एमओयू हुआ है। यानी कि हम बात करें प्रदेश में जो प्रदेश के अंदर जो हमारे उद्योग कर्मचारी हैं, क्या है? प्रदेश के उद्योगों में स्किल्ड कर्मचारी जो हैं, प्रदेश के जो उद्योग हैं उसके अंदर क्या तैयार करने हमको? स्किल्ड कर्मचारी। क्या तैयार करने दोस्तों? स्किल्ड कर्मचारी को तैयार करने के लिए हमारे राजस्थान सरकार व टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मध्य 5 साल का एमओयू है। कितने साल का दोस्तों? 5 साल का के मध्य 5 साल का क्या हुआ है? एमओयू है। क्लियर है दोस्तों? 5 साल का क्या हुआ है? एमओयू है। और टाटा यहां पर कितने हजार करोड़ रुपए निवेश करेगी? 11,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसके तहत जो हमारा टाटा है, जो टाटा कंपनीज है, आप सभी ने इसका नाम तो सुना ही होगा। टाटा कंपनी जो है यहां पर 150 आईटीआई और 48 पॉलिटेक्निक क्या दोस्तों? 150 तो आईटीआई और 48 क्या है? पॉलिटेक्निक के रख रखाव और साथ ही साथ उसका संचालन करना और प्रशिक्षण देने का यहाँ पे कार्य करेगी। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 150 हमारे क्या है? आईटीआई है और यहाँ पर 48 क्या है? पॉलिटेक्निक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अभी एग्जाम के अंदर आ जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। 150 आईटीआई और 48 पॉलिटेक्निक के प्रशिक्षण, संचालन और रख रखाव का कार्य करेगी। और जिसके साथ ही साथ आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर जो अपग्रेडेड जो भारी मशीन है उसको यहाँ पर रखेगी और उसके प्रशिक्षण करने के लिए, उनकी जो ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ पर भेजेगी। यहाँ पर प्रशिक्षित ट्रेनर भी यहाँ पर उपलब्ध करवाएगी। ये सभी कार्य कौन करेगा? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड और राजस्थान सरकार के साथ एक करार हुआ है, समझौता हुआ है 5 साल का। इसके तहत यहाँ पर 11,000 करोड़ रुपए टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड निवेश करेगी और 150 आईटीआई कॉलेज और 48 पॉलिटेक्निक के अंदर रख रखाव का, संचालन का, प्रशिक्षण का कार्य करेगी। क्लियर है दोस्तों? हमारा मोटो क्या है? प्रदेश के उद्योग के कर्मचारी को, स्किल्ड कर्मचारी को तैयार करना। तो ये बातें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा दोस्तों? टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भ जल सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल डार्क जोन किस राज्य में? यानी कि कौन सी रिपोर्ट है? भूजल सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल डार्क जोन किस राज्य के अंदर है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, चौथा राजस्थान। जब बात करें भूजल के डार्क जोन की, किसकी बात करें दोस्तों? भूजल के डार्क जोन की बात करें तो राजस्थान के अंदर इनकी संख्या कितनी है? 203 है दोस्तों। कितनी है? राजस्थान के अंदर इनकी संख्या की बात करें तो 203 भूजल डार्क जोन है। और यहां पर आपको बताना है कि हमारी यहां पर सुरक्षित श्रेणी के अंदर कौन से शहर आते हैं। जब बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के अंदर सुरक्षित श्रेणी में एक शहर आता है तो उसका नाम है बीकानेर। क्या है दोस्तों? बीकानेर शहर। जब हम बात करें यहां पर अगले और शहरों की जो कि अतिदोहित क्षेत्र के अंदर आते हैं, अतिदोहित श्रेणी के अंदर आते हैं, अतिदोहित श्रेणी के अंदर आते हैं। इसके अंदर अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है।
जो ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट है, ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट 2023, इसके अनुसार अलग अलग श्रेणियां बनाई गई है और कैटेगरी वाइज इसको अंदर जिले को वर्गीकृत किया गया है। तो सुरक्षित श्रेणी के अंदर बीकानेर है और अतिदोहित के अंदर हमारा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और साथ ही साथ हमारे इसके अंदर और भी क्षेत्र आते हैं। कोटा, क्या आता है दोस्तों? कोटा। तो किसके अंदर आते हैं? ये अतिदोहित श्रेणी के अंदर आते हैं। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब हम बात करें इसके एक सरकारी योजना अटल भूजल योजना, क्या है दोस्तों? अटल भूजल योजना एक योजना है दोस्तों, अटल भूजल योजना। ये योजना जो है हमारे राजस्थान के 17 जिलों में संचालित है। कितने? 17 जिलों में संचालित है। राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है दोस्तों? राजस्थान के 17 जिलों में अटल भूजल योजना संचालित है। जब हम बात कर रहे थे इसकी संख्या की, भूजल के डार्क जोन की उसकी संख्या 203, सुरक्षित श्रेणी के अंदर बीकानेर आता है, अतिदोहित श्रेणी के अंदर जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और कोटा आते हैं। तो आपको इनके बारे में इतनी जानकारी आवश्यक होनी है। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आंसर बताइएगा इसका। 5 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित तीज महोत्सव, किस महोत्सव की बात कही गई है? तीज महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? तीज महोत्सव कहां मनाया जा रहा है? जैसलमेर हाउस दिल्ली, हैदराबाद हाउस दिल्ली, बीकानेर हाउस दिल्ली, जयपुर हाउस दिल्ली। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको बताना है तीज महोत्सव का आयोजन क्योंकि 5 अगस्त से 11 अगस्त तक मनाया जाएगा, कहां मनाया जाएगा? तो दोस्तों हमारा इसका जो उत्तर होगा बीकानेर हाउस दिल्ली। आप सभी को पता है तीज महोत्सव जहां से हमारे सभी त्योहारों का आगमन होता है, सभी त्योहार स्टार्ट होते हैं। तीज महोत्सव बहुत बड़ा त्योहार होता है। क्लियर दोस्तों? तो तीज महोत्सव का आयोजन कहां मनाया जाएगा? बीकानेर हाउस दिल्ली। और इसका शुभारंभ किया था दोस्तों हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव सुधांशु पंत द्वारा। इसका शुभारंभ की बात करेंगे तो प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, मुख्य सचिव हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है दोस्तों? बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। सुधांशु पंत। कौन है दोस्तों? सुधांशु पंत। सुधांशु पंत के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो दाद रखना है आपको, बीकानेर हाउस दिल्ली के अंदर तीज महोत्सव का आयोजन मनाया जा रहा है। तो दोस्तों हम सभी ने आज जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर चर्चा करी है। इस स्लाइड को शेयर कीजिए, इस लिंक को शेयर कीजिए अपने अनेक दोस्तों के साथ और इस तथ्य को नोट कीजिएगा ताकि एग्जाम के अंदर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। आप सभी का क्लास से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।